हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नामकरण से संबंधित कुछ वर्ड्स के बारे में। ये वर्ड्स जो हमने IUPAC नामकरण किया था उसमें भी हमने इनके बारे में कुछ चर्चा की थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, ये इन वर्ड्स पर आधारित हैं। ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी आए हैं, MP बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में भी आए हैं। ठीक है, जैसे कि उपसहसंयोजी क्षेत्र, लिगैंड, केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, समन्वयन संख्या या उपसहसंयोजी संख्या। तो ये सभी जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनकी जो डेफिनेशन है वो, और इनके बेस पे कुछ एग्जाम्पल भी आते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये अभी हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का आपके लिए, आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि MP बोर्ड क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन छोटे छोटे नोट्स के रूप में, है ना, संक्षिप्त टिप्पणियों के रूप में आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको ये सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको MP बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आए हुए क्वेश्चंस की पूरी सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल के साथ में बने रहिए, मेरे साथ में बने रहिए। मैं आपको MP बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आए हुए सभी क्वेश्चंस को आसानी से पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा, करवा दूंगा। ठीक है, बस मेरे साथ में बने रहिए, चैनल के साथ में बने रहिए, आपको MP बोर्ड के सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब उपसहसंयोजी क्षेत्र और आयनीकरण क्षेत्र का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से यहां पर देखिएगा। ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है K4FeCN का होल 6। चलिए, अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया है कि जो ये बड़ा ब्रैकेट है और इसके अंदर जो भी है वो उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है। ये बड़ा ब्रैकेट जो है वो पूरा ही उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर उपसहसंयोजी क्षेत्र क्या हो जाएगा बताइए जरा। उपसहसंयोजी क्षेत्र, तो उपसहसंयोजी क्षेत्र क्या होगा यहां पर, ये बड़ा ब्रैकेट FeCN का होल 6, ये क्या है, उपसहसंयोजी क्षेत्र है। अब आयनीकरण का क्षेत्र कौन सा होगा, आयनीकरण क्षेत्र कौन सा होगा, ध्यान दीजिए। ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसके बाहर का भाग, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तो ये बड़ा ब्रैकेट है और इसके बाहर का भाग क्या है, बाहर का क्षेत्र क्या है, K4 है। तो आयनीकरण का क्षेत्र क्या हो जाएगा, K4। तो ये आयनीकरण का क्षेत्र K4 और ये उपसहसंयोजी क्षेत्र FeCN का होल 6। ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम आसान है अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल करते हैं हम। CuNH3 का होल 4 SO4। चलिए, अब ये कुछ अलग टाइप का लिया है मैंने एग्जाम्पल, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो उपसहसंयोजी क्षेत्र यहां पर कौन सा होगा, समझने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए। उपसहसंयोजी क्षेत्र जो बड़ा ब्रैकेट है वो उपसहसंयोजी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है CuNH3 का होल 4, ये हो जाएगा उपसहसंयोजी क्षेत्र। ठीक है, CuNH3 का होल 4 उपसहसंयोजी क्षेत्र। अब आयनीकरण का क्षेत्र कौन होगा, कौन सा होगा आयनीकरण क्षेत्र, आयनीकरण का क्षेत्र हो जाएगा SO4। ठीक है, ये आयनीकरण का क्षेत्र है। यहां पर K4 आयनीकरण का क्षेत्र है, यहां पर SO4 आयनीकरण का क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर FeCN का होल 6 उपसहसंयोजी क्षेत्र है, यहां पर CuNH3 का होल 4 उपसहसंयोजी क्षेत्र है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप सभी को। वो धातु आयन जो लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा और फिर उपसहसंयोजी बंध बना लेगा, तो उसे हम कहेंगे केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये एग्जाम्पल हमने लिया है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि
इसके पहले हमने पढ़ा है आयनीकरण क्षेत्र, उपसह संयोजी क्षेत्र। तो ये तो हो गया उपसह संयोजी क्षेत्र, बड़ा ब्रैकेट, और बड़े ब्रैकेट के बाहर जो है आयनीकरण का क्षेत्र। ठीक है, अब यहां पर इस उपसह संयोजी क्षेत्र में देखिए वो धातु आयन, यानी कि Fe की बात कर रहे हैं, वो धातु आयन जो लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। ये लिगेंड है, जो छोटे ब्रैकेट में है ये लिगेंड है। ठीक है, Cn साइनाइड का होल 6, Cn का होल 6, ये क्या है, लिगेंड है। तो ये लिगेंड क्या करेगा, इस केंद्रीय धातु परमाणु को, ये जो धातु आयन है इसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा। और केंद्रीय धातु आयन जो होते हैं वो मैक्सिमम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, है ना। Fe आयरन भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह होती है। ये Cn का होल 6 क्या करेगा, इस Fe को इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देगा। दान में देगा तो ये Fe क्या करेगा, उपसह संयोजी बंध बना लेगा। उपसह संयोजी बंध किसे कहते हैं, वो बंध जिसके द्वारा सिर्फ एक ही परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा ले लेता है। 100% शेयरिंग सिर्फ एक ही अणु या परमाणु करता है ना। इसका कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा Fe। ठीक है, देने का काम सिर्फ Cn करेगा, साइनाइड। तो उपसह संयोजी बंध बनता है। तो यहां पर Cn का होल 6 ये लिगेंड हो जाएगा, और लिगेंड के द्वारा जिसे इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है और वो उपसह संयोजी बंध बनाता है, वो क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, तो यहां पर केंद्रीय धातु आयन कौन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कौन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे Cn किसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म Fe को दे रहा है। तो Fe क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। डेफिनेशन भी आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गई होगी, और एग्जाम्पल भी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिगेंड या संलग्नी। हिंदी में इसे संलग्नी कहा जाता है और इंग्लिश में लिगेंड कहा जाता है। परिभाषा देख लेते हैं। उपसह संयोजी यौगिक में वह अणु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है ना। केंद्रीय धातु आयन जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है ताकि वो उपसह संयोजी बंध बना सके। तो वो क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, इसके पहले हमने केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ा था, केंद्रीय धातु आयन पढ़ा था। उसकी परिभाषा भी यही थी कि किसी उपसह संयोजी यौगिक में वह धातु आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, और वह इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देता है, लिगेंड देता है ना। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हो जाएगी लिगेंड की कि वह अणु, परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान में देता है ना, धातु आयन को, केंद्रीय धातु आयन को दान देता है, दान करता है, लिगेंड कहलाता है या संलग्नी कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, K4FeCn का होल 6। ठीक है, K4FeCn का होल 6। अब यहां पर देखिए कि ये जो Cn का होल 6 है, ये Fe को इलेक्ट्रॉन युग्म दान में दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल एटम, जो हमने पहले पढ़ा था, इसके पहले वाली डेफिनेशन। और ये दान में दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ये दान में दे रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म को, इस Fe को, तो Cn क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। और ये ग्रहण कर रहा है इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को, ये Fe ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो यहां पर लिगेंड कौन हो जाएगा, Cn का होल 6। क्लियर हो गया सभी को। अगर सेकेंड एग्जाम्पल करें तो CuNH3 का होल 4 SO4। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो NH3 का होल 4 है, NH3 का होल 4, ये इस Cu को, इस कॉपर को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है। और ये क्या हो जाएगा, लिगेंड। लिगेंड क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कर रहा है ना, इस Cu को डोनेट कर रहा है। तो ये डोनेट कर रहा है तो NH3 क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए दोनों ही, और परिभाषा भी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं समन्वयन संख्या या उपसह संयोजन संख्या भी इसे कहा जाता है। ठीक है,
तो समन्वयन संख्या किसे कहते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक में धातु आयन से सीधे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को समन्वयन संख्या कहते हैं। जो धातु आयन है उससे डायरेक्टली कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, है ना, 2, 4, 6, 8, 10 कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो उन लिगेंडों की संख्या को ही समन्वयन संख्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो केंद्रीय धातु आयन Fe है, इससे जुड़े हुए लिगेंड कितने हैं, देखिए 6 है लिगेंड, तो यहां पर Fe की समन्वयन संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। Fe आयरन की समन्वयन संख्या या उपसहसंयोजन संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। AgCN2 2-। अब यहां पर देखिए ये जो Cn है ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसे Ag को डोनेट करेगा, केंद्रीय धातु आयन हो गया। और केंद्रीय धातु आयन से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, देखिए 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो Ag की समन्वयन संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। Ag की कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, सहसंयोजन संख्या या उपसहसंयोजन संख्या भी इसे कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही एग्जांपल और आई थिंक जो डेफिनेशन है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, उपसहसंयोजी यौगिक में धातु आयन से सीधे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को समन्वयन संख्या कहते हैं। जो लिगेंड है उनकी संख्या कितनी है ना, धातु आयन से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी संख्या जितनी भी होगी वो उस धातु आयन की उपसहसंयोजन संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं Fe से, तो Fe की समन्वयन संख्या 6। यहाँ पर 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं Ag से, तो Ag की समन्वयन संख्या 2। ठीक है, तो आज हमने 4 परिभाषाएं पढ़ी हैं, 4 शब्दों पर ध्यान दिया है, विचार किया है ना। सबसे पहला तो था उपसहसंयोजी क्षेत्र और दूसरा आयनीकरण का क्षेत्र, है ना, उपसहसंयोजी क्षेत्र, आयनीकरण का क्षेत्र। दूसरा हमने पढ़ा केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। तीसरा हमने पढ़ा लिगेंड और चौथा हमने पढ़ा है समन्वयन संख्या। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। तो आई थिंक आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है आज का वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आगे भी हम क्वेश्चन बैंक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल के साथ में बने रहिएगा, मेरे साथ में बने रहिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पर समझाया जाएगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, बस आप वीडियो देखिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।